हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। ट्रांसलेशन के सीरीज में, ट्रांसलेशन के श्रृंखला में मैं आज आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस देखिए। सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हमको यह जानना है कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। जो कंडीशनल है वह कंडीशन से बना हुआ है। कंडीशन मीन्स होता है शर्त। ठीक, तो कंडीशनल सेंटेंस मीन्स हो जाएगा शर्त सूचक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिनसे शर्त का भाव स्पष्ट हो, ऐसे वाक्यों को हम कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। क्लियर? फिर से देखिए, जिन वाक्यों से शर्त का भाव स्पष्ट हो, जिन वाक्यों से शर्त का भाव स्पष्ट हो, ऐसे वाक्यों को कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि ऐसे सेंटेंस अगर या यदि से शुरू होते हैं और इनके बीच में प्रायः तो या तब का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, कंडीशनल सेंटेंस मैंने बताया कैसे वाक्य जिनसे शर्त का भाव स्पष्ट हो, पहला कंडीशन। दूसरा पहचान हिंदी में यह हो सकता है कि ऐसे वाक्य यदि या अगर से शुरू होते हैं। यदि अगर से शुरू होते हैं और बीच में तब या तो का प्रयोग होते हैं। ठीक, जैसे यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, अगर तुम पढ़ोगे तो अच्छा अंक पाओगे। ठीक, तो इस तरह से ये सब सारे कंडीशंस पाए जाते हैं हिंदी वाक्यों में। तो कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं यह आपको पता चल गया। कंडीशनल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे किसी शर्त का भाव स्पष्ट होता है। पहला कंडीशन, ऐसे वाक्य हिंदी में, यानी हिंदी के ऐसे वाक्य यदि या अगर से शुरू होते हैं और बीच में तो या तब का प्रयोग होता है। ठीक, तो कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं ये आपके समझ में आ गया। ठीक, अब कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं, यानी कंडीशनल सेंटेंस को दो भाग में हम कर सकते हैं। ठीक, पहला रियल कंडीशन और दूसरा अनरियल कंडीशन। यानी देखिए, रियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन। रियल कंडीशन वह कंडीशन होता है जिसमें कार्य को पूरा होने की संभावना होती है। ठीक है, जिसमें शर्त को, जो शर्त दिया होता है, उस शर्त को किए जाने की संभावना होती है। ठीक, लेकिन जो अनरियल कंडीशन होता है, अनरियल कंडीशन में जो शर्त होता है वह पूरा नहीं होता है। ठीक, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे रियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन, वास्तविक शर्त, अवास्तविक शर्त। वास्तविक शर्त में काम पूरा होगा, अवास्तविक में कार्य पूरा नहीं होगा। चलिए पहले हम आपको रियल कंडीशन के बारे में बताता हूँ।
रियल कंडीशन के दो कुछ सेंटेंस देता हूँ। जैसे देखिए, एक रियल का देख लीजिए। यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। ठीक, यह रियल कंडीशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। अनरियल कंडीशन। देखिए, कंडीशन मैंने बताया कि जो कंडीशन है उनको दो वर्गों में रखा जाता है। जो कंडीशन है उनको हम दो वर्गों में रख सकते हैं। पहला रियल कंडीशन और दूसरा अनरियल कंडीशन। रियल कंडीशन में कार्य को या शर्त को पूरा होने की पूरी संभावना होती है, जबकि अनरियल कंडीशन में कंडीशन को शर्त को पूरा होने की कुछ भी संभावना नहीं होती है, थोड़ी भी संभावना नहीं होती है। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस में आपने जाना कंडीशन दो तरह के होते हैं, रियल कंडीशन और अनरियल कंडीशन। ठीक, रियल कंडीशन में शर्त को पूरा होने की संभावना होती है, जैसे इसमें यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये तो पूरा हो ही सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यह पूरा हो सकता है। ठीक, तो यह रियल कंडीशन हो गया। दूसरा है, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। यह अनरियल कंडीशन है और यह ऐसा कंडीशन है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रियल कंडीशन क्या होता है, अनरियल कंडीशन क्या होता है। क्लियर? तो अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ रियल कंडीशन के बारे में। ठीक है, चलिए अब रियल कंडीशन के बारे में जानिए। रियल कंडीशन के बारे में मैंने बताया कि इसमें काम पूरा होने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, अब जो ये रियल कंडीशन होता है यह भी दो तरीके का होता है। ठीक है, जो रियल कंडीशन होता है यह दो तरीके का होता है। पहला है प्रेजेंट कंडीशन और दूसरा है फ्यूचर कंडीशन। देखिए, प्रेजेंट कंडीशन और दूसरा है फ्यूचर कंडीशन। ठीक है, कंडीशन दो तरीके से के होते हैं, रियल कंडीशन अनरियल कंडीशन। रियल कंडीशन क्या होता है हमने बताया। रियल कंडीशन दो तरीके का होता है, प्रेजेंट कंडीशन और फ्यूचर कंडीशन। मैं इसे बताने चल रहा हूँ। अब आप इसमें पहले प्रेजेंट कंडीशन को जानिए। ठीक, प्रेजेंट कंडीशन को बताते हैं आपको। प्रेजेंट कंडीशन में क्या होता है? प्रेजेंट कंडीशन क्या होता है? जो प्रेजेंट कंडीशन होता है वह प्रेजेंट टेंस में होता है।
वर्तमान काल में होता है और इसमें वाक्य जिस टेंस में होता है उसी टेंस में बन जाता है। फिर से सुन लीजिए, प्रेजेंट कंडीशन में जो कंडीशन होता है वह वर्तमान काल में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है और जो भी सेंटेंस होता है या जो भी क्लॉज होता है वह जिस टेंस में होता है वह उसी टेंस में बदल जाता है। बस आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आपको सेंटेंस के माध्यम से इसे समझाते हैं, ठीक है। जैसे यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। देखिए, यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, यह भी प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में है, यह भी है, तो उसी में अनुवाद बन जाएगा। यदि की अंग्रेजी हम इफ लगा देंगे। इफ यू वांट टू गो, यदि तुम जाना चाहते हो। ध्यान रखेंगे, जब भी कोई सेंटेंस जब या यदि या अगर से शुरू होगा और बीच में तो आएगा तो की अंग्रेजी हम देन नहीं लिखेंगे बल्कि उसके लिए हम कामा लगा देंगे। क्लियर? यह बात आपको याद रखनी है। यदि तुम जाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू गो, तो जा सकते हो, तो यू मे गो। यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इफ़ यू वांट टू गो यू मे गो। जिस टेंस में है उसी टेंस में मैंने अनुवाद कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे यदि वह मेरे पास आता है तो मैं उसकी सहायता करता हूँ। यदि वह मेरे पास आता है तो मैं उसकी सहायता करता हूँ, ठीक। तो बनाइए, यदि वह मेरे पास आता है तो मैं उसकी सहायता करता हूँ, बन जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इफ ही कम्स, यदि वह मेरे पास आता है, इफ ही कम्स टू मी या इफ ही कम्स मी। इफ ही कम्स टू मी तो के लिए कामा लगा देंगे, मैं उसकी सहायता करता हूँ, आई हेल्प हिम। यदि वह मेरे पास आता है तो मैं उसकी सहायता करता हूँ। इफ ही कम्स टू मी आई हेल्प हिम। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट कंडीशन को देख लिया। क्लियर? अब मैं आपको फ्यूचर कंडीशन को बताने चल रहा हूँ, जिसे देखिए। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट कंडीशन देख लिया। चलिए अब मैं आपको फ्यूचर कंडीशन बताता हूँ। फ्यूचर कंडीशन क्या होता है इसे भी जानिए। फ्यूचर कंडीशन क्या होता है? फ्यूचर कंडीशन का सेंस है कि इसमें जो कंडीशन होते हैं वे फ्यूचर टेंस में होते हैं, लेकिन अनुवाद करने के कुछ रूल्स अलग हैं।
ठीक। अलग यह है कि इसमें जो कंडीशनल क्लॉज होता है, ठीक है, इसमें जो कंडीशनल क्लॉज होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में तथा मेन क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में अनुवाद करते हैं। बस यह ध्यान रखना है। फिर से समझिए, जो कंडीशनल क्लॉज है, जो कंडीशनल क्लॉज है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और जो मेन क्लॉज है वह फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। अब किसी वाक्य में कंडीशनल क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज क्या है, मैं आपको इसे सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूँ, बताता हूँ, ठीक। तो आपने इसे पढ़ लिया है, अब हमें यह पढ़ना है। ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए फ्यूचर कंडीशन बताते हैं इसमें, इसको मिटा ही देते हैं। फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर कंडीशन क्या होते हैं? फ्यूचर कंडीशन में मैंने बताया कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है, ठीक, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में और जो मेन क्लॉज होता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। जैसे सेंटेंस से मैं बताता हूँ, यदि मैं कोलकाता जाऊँगा तो तुम्हारे भाई से मिलूँगा। देखिए, तो तुम्हारे भाई से मिलूंगा। यदि मैं कोलकाता जाऊंगा तो तुम्हारे भाई से मिलूंगा। यह एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। एक क्लॉज जो कंडीशन को स्पष्ट करता है और दूसरा क्लॉज जो मेन क्लॉज है। तो किस में कंडीशन बताया जा रहा है? यदि मैं कोलकाता जाऊंगा, यदि कोलकाता जाऊंगा यह कंडीशन रखा गया है, तो मैं तुम्हारे भाई से मिलूंगा। तो यदि मैं कोलकाता जाऊंगा तो तुम्हारे भाई से मिलूंगा, ठीक। तो इसमें कंडीशन रखा गया है और जिसमें कंडीशन रखा जाएगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, ठीक। और जो अन्य क्लॉज होगा, जो मेन क्लॉज होगा, वह फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। क्लियर? और शेष सब तो नियम पाले वाले हैं। यदि के लिए इफ लगा देंगे और तो के लिए कामा लगा देंगे। लेकिन यदि मैंने मेन क्लॉज को पहले लिख दिया और कंडीशनल क्लॉज को बाद में लिख दिया, तब कामा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। चलिए देखिए, यदि मैं कोलकाता जाऊंगा, इफ आई गो टू कोलकाता, इफ आई गो टू कोलकाता, ठीक। तो मैं तुम्हारे भाई से मिलूंगा। आई विल मीट योर ब्रदर। इफ आई गो टू कोलकाता आई विल मीट योर ब्रदर। यदि मैं कोलकाता जाऊंगा तो तुम्हारे भाई से मिलूंगा। देखिए, यह कंडीशन है तो इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया। दूसरा मेन क्लॉज है तो हमने इसे फ्यूचर इंडेफिनिट बना दिया। फिर तो के लिए कामा लगा दिया। मैंने आपको बताया है कि यदि मेन क्लॉज पहले लिख दें तब आपको कामा लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेन क्लॉज पहले लिख दीजिए और जो कंडीशनल क्लॉज है उसे बाद में लिख दीजिए, क्योंकि उसमें जो कंजंक्शन है ऑलरेडी बीच में हो जाता है। जैसे देख लीजिए,
आई विल मीट योर ब्रदर इफ आई गो टू कोलकाता। हो गया। आई विल मीट योर ब्रदर इफ आई गो टू कोलकाता, यानी मेन क्लाज पहले लगा दिया, कंडीशन क्लाज बाद लगा दिया, तब आपको कामा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इस तरह से आपके समझ में आ गया। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे यदि चोर पुनः आएगा तो मैं उसे मारूंगा। यदि चोर पुनः आएगा तो मैं उसे मारूंगा। पुनः आएगा, इसमें कंडीशन रखा गया है, यानी यह कंडीशनल क्लॉज है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। इफ द थीफ कम्स अगेन, इफ द थीफ कम्स अगेन तो मैं उसे मारूंगा। आई विल बीट हिम। इफ द थीफ कम्स अगेन आई विल बीट हिम। देखिए जो भी रूल्स आपको इस समय बताए जा रहे हैं, जो भी रूल्स बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, यही दे देगा आपको, ऐसे दे देगा। देखिए इफ द थीफ विल कम I shall beat him। देखिए ये सब कंपटीशन से पूछा जाएगा। जैसे हमने कहा कि जो है आपको ऐसे दे देगा, नो एरर, ए बी सी और डी। देखिए ऐसे दे देगा, आपको एरर ढूंढना होगा, गलती ढूंढना होगा। तो गलती होगी तो ठीक है, समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं लग रहा पूरा वाक्य सही है तो आपको डी को लगाना है। ठीक है, तो इफ द थीफ विल कम, यदि चोर आएगा तो मैं आई शैल बीट हिम, तो मैं उसे पीटूंगा। यदि चोर आएगा तो मैं उसे पीटूंगा, यानी आपको लग रहा फ्यूचर टेंस में है तो सही तो है। ठीक, लेकिन सही नहीं है, यह गलत है। यानी आपका आंसर इसमें क्या होगा? आंसर आपका इसमें बी होगा, बी में गलती है। ठीक, बी में गलती है। तो इस तरह से जो है कंपटीशन की दृष्टि से भी यह बहुत ही आवश्यक है। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको बहुत ही आवश्यक है कंपटीशन की दृष्टि से। ठीक, तो इस तरह से दो एग्जाम्पल देख लिया। चलिए मैं आपको दो एग्जाम्पल और देता हूँ। दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको, स्पष्ट रूप से समझ जाइए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है? यदि तुम किसी का दिल दुखाओगे
यदि तुम किसी का दिल दुखाओगे तो सदा के लिए लोगों के नज़र में गिर जाओगे। यदि तुम किसी का दिल दुखाओगे, यदि तुम किसी का दिल दुखाओगे तो सदा के लिए लोगों के नज़र में गिर जाओगे। देखिए, यदि तुम किसी का दिल दुखाओगे तो सदा के लिए लोगों के नज़र में गिर जाओगे। देखिए, इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन रखा गया है कि यदि तुम किसी का दिल दुखाओगे तो देखिए, इफ यू हर्ट someone, क्या मतलब लगा देंगे? यदि तुम किसी का दिल दुखाओगे तो सदा के लिए लोगों के नज़र में गिर जाओगे। तो बन जाएगा यू विल fall in the eye of, you will fall in the eye of the people। ठीक, यदि तुम किसी का दिल दुखाओगे तो सदा के लिए लोगों के नज़र में गिर जाओगे। इफ़ यू हर्ट समवन यू विल फॉल इन द आई ऑफ पीपल फॉर एवर। चलिए, यह बन गया। तो इफ़ यू हर्ट समवन you will fall, if you hurt someone you will fall in the eye of the people forever। यदि तुम किसी का दिल दुखाओगे तो सदा के लिए लोगों की नज़र में गिर जाओगे। तो इस तरह से जो है आपने देखा, इतना लंबा सेंटेंस होते हुए भी यह रूल पर ही बेस्ड है और इजीली बन जा रहा है। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जब तक वह वापस नहीं आ जाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब तक वह वापस नहीं आ जाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब तक वह वापस नहीं आ जाएगा वापस नहीं आ जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। चलिए, जब तक वह वापस नहीं आ जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा।
यहाँ पर भी एक कंडीशन रखा जा रहा है, ठीक है। जब तक वह वापस नहीं आ जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पर भी एक कंडीशन रखा गया है, इसमें भी कंडीशनल क्लॉज है, जब तक वह वापस नहीं आ जाएगा। यहाँ पे कंडीशन रखा गया है, जब तक के लिए अनलेस या अनटिल का प्रयोग करते हैं, ठीक। जब समय का सेंस हो उस कंडीशन में हम जो है अनटिल का प्रयोग करते हैं, जब तक वह वापस नहीं आ जाएगा। देखिए अनटिल ही कम्स बैक बन गया, जब तक वह वापस नहीं आ जाएगा। अनटिल मीन्स जब तक नहीं, ही कम्स बैक वह वापस नहीं आ जाएगा, जब तक वह वापस नहीं आ जाएगा। अनटिल मीन्स जब तक नहीं, जब तक वह वापस नहीं आ जाएगा। और देखिए यह कंडीशनल क्लॉज है तो इसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया हुआ है। अनटिल ही कम्स बैक, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो, ठीक। जब तक वह वापस नहीं आ जाएगा, जब तक वह वापस नहीं आ जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अनटिल ही कम्स बैक, अनटिल ही कम्स बैक आई विल नॉट गो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इसको बना दिया। हम चाहें तो अनटिल का प्रयोग वाक्य के बीच में भी कर सकते हैं, तब कामा नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे हमने आपको इफ़ वाला बताया था, ठीक है। तो दूसरे तरीके से भी देख लीजिए। आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो until he comes back. I will not go until he comes back. बात तो ही हो गई, until को बीच में ला दिया, यानी कंडीशनल क्लॉज को बीच में ला दिया तो कामा हट गया यहाँ से, क्योंकि यही कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। तो दोनों तरीके में से किसी से भी यह बन जाएगा। इस तरह से आपने फ्यूचर कंडीशन को देख लिया, ठीक। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, जिसे ध्यान से आप देखेंगे। आपने जो है इस तरह से फ्यूचर कंडीशन देख लिया। आगे मैं आपको अनरियल कंडीशन बताने चल रहा हूँ। देखिए अभी तक मैंने आपको रियल कंडीशन बताया। रियल कंडीशन क्या होता है, मैंने यह बताया था कि रियल कंडीशन में जो कंडीशन होते हैं वे पूरा हो जाते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ वह है आपका अनरियल या पास्ट कंडीशन। अनरियल या पास्ट कंडीशन, इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन प्रायः पूरे नहीं होते हैं। इसमें जो कंडीशन रखे जाते हैं वे प्रायः पूरे नहीं होते हैं, वे अवास्तविक या काल्पनिक हो जाते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक हो जाते हैं। तो अनुवाद करने के कुछ तरीके हैं, रूल्स हैं, आप इसे जान लीजिए। पहला कंडीशन यह है, पहला रूल यह है कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है, जो कंडीशनल क्लॉज होता है वह पास्ट परफेक्ट में होता है, यानी कंडीशनल क्लॉज का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तथा मेन क्लॉज का
तथा मेन क्लॉज को वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, कंडीशनल क्लॉज जो होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में, और देखिए यानी हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह पहला कंडीशन यह है कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है वह हैड उसमें प्रयोग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। उसके बाद वुड हैव का प्रयोग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह पैसिव वॉइस में होता है, उस कंडीशन में हम वुड हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा कंडीशन, वुड हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। और नेक्स्ट कंडीशन यह होता है कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है वह वर्ब टू बी के रूप में होता है। जो कंडीशनल क्लॉज होता है वह वर्ब टू बी के रूप में होता है। तो इस कंडीशन में जो कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बावजूद भी हम उसमें वर्ब का प्रयोग करते हैं और दूसरे वाले क्लॉज में वुड लगा देते हैं। देखिए अगला कंडीशन यह है कि इसमें वर्ब का प्रयोग कर देते हैं और इसमें वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस यह आपके रूल हैं। पहला मैंने बताया कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें हैड का प्रयोग करते हैं, यानी जो कंडीशनल क्लॉज होता है वह पास्ट परफेक्ट में बनता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और जो मेन क्लॉज होता है उसमें वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। दूसरा रूल हमने बताया कि यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है, यानी जो मेन क्लॉज जो है वह पैसिव वॉइस में है, तो उसमें हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाना ही लगाना है, उसमें वुड हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल हमने ये बताया है कि यदि जो कंडीशनल क्लॉज है यदि वह वर्ब टू बी के रूप में है, वर्ब टू बी के रूप में है, जैसे आई एम अ टीचर, एम है वर्ब टू बी के रूप में है, तो यदि वर्ब टू बी के रूप में है तो उस कंडीशन में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम वर्ब लगाएंगे और वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चलिए इसे ध्यान से देखिए, समझिए, इस रूल को जरूर दिमाग में रखिएगा, यह बहुत ही आवश्यक रूल आप पढ़ रहे हैं, इसे ध्यान रखिए। ठीक, चलिए जैसे फर्स्ट सेंटेंस, यह तुमने कठिन परिश्रम कर लिया होता तो उत्तीर्ण हो गए होते हैं। यदि तुमने कठिन परिश्रम कर लिया होता तो उत्तीर्ण देखिए यदि तुमने कठिन परिश्रम कर लिया होता तो उत्तीर्ण हो गए होते हैं। ऐसा कंडीशन है जो पूरा हो ही नहीं सकता, ऐसा कंडीशन है जो पूरा हो ही नहीं सकता। जब कंडीशन रखा गया था तब उसमें पूरा नहीं हुआ। तो देखिए, यह तुमने कठिन परिश्रम कर लिया होता, यह जो है कंडीशनल क्लॉज है और पास्ट टेंस में है, इसलिए हम इसमें हैड का प्रयोग करेंगे। तो बन जाएगा इफ यू हैड वर्कड हार्ड
कामा, तो उत्तीर्ण हो गए होते हैं। यह रूल हम फॉलो कर रहे हैं, तो उत्तीर्ण हो गए होते हैं। यू वुड हैव पास्ड, यह बन गया। यदि तुमने कठिन परिश्रम कर लिया होता तो उत्तीर्ण हो गए होते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, बन गया। सब रूल पे आधारित है, रूल को थोड़ा भी इधर उधर किया तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे इस पे देखते हैं, सेकंड रूल पे आधारित। जैसे यदि सरदार पटेल का देहांत न होता तो कश्मीर समस्या सॉल्व हो जाती। ठीक है, यदि सरदार पटेल का देहांत न होता तो कश्मीर समस्या हल हो जाती है। यदि सरदार पटेल का देहांत न होता तो कश्मीर समस्या सॉल्व हो जाती। कंडीशन रखा गया है, सरदार पटेल का देहांत न होता। ठीक है, बन जाएगा इफ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड, तो के लिए काम लगा देंगे, तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। यह पैसिव वॉइस वाक्य है। द कश्मीर प्रॉब्लम would have been solved। चलिए ठीक है, देखिए यदि सरदार पटेल का देहांत न होता, इफ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड। कश्मीर प्रॉब्लम द नहीं रहेगा, कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड। तो इस तरह से देखिए ये दूसरे रूल पर बेस्ड है। यह पैसिव वॉइस में है, वुड हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। चलिए अब तीसरे रूल से हम देखते हैं। जैसे यदि वह वहाँ होता तो उसे इनाम मिलता। यदि वह वहाँ होता तो उसे इनाम मिलता। तो देखिए यह वर्ब टू बी के रूप में प्रयोग किया गया है। यदि वह वहाँ होता, यह एक इमेजिन किया गया, कल्पना किया गया है, तो उसे इनाम मिलता। बन जाएगा इफ ही वर देयर he would get prize। बन गया if he were there he would get prize। देखिए यदि वह वहाँ होता तो उसे इनाम मिलता। एक इमेजिनेशन है, कल्पना किया गया है, इसलिए सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट होते हुए भी हमने वर का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे यदि मैं राजा होता तो प्रत्येक व्यक्ति को खुश कर देता। देखिए, यदि मैं राजा होता तो प्रत्येक व्यक्ति को खुश कर देता। देखिए, यह भी एक इमेजिनेशन ही है, यह भी एक कल्पना ही है, यह भी एक अवास्तविक बात है। ठीक है, एक बात अवास्तविक बात है। यदि मैं राजा होता, और अब टू बी के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, यदि मैं राजा होता बन जाएगा। इफ आई वर किंग, यदि मैं राजा होता, देखिए आई है, वर लगा हुआ है, क्योंकि यह अवास्तविक बात है। ठीक है, तो मैं प्रत्येक व्यक्ति को खुश कर देता। आई वुड मेक एवरीबॉडी हैप्पी। इफ आई वर किंग आई वुड मेक एवरीबॉडी हैप्पी। तो इस तरह से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपने कंडीशनल सेंटेंस देखा। कंडीशनल सेंटेंस में जो रियल कंडीशन है, रियल कंडीशन और अनरियल कंडीशन को देखा। रियल कंडीशन में प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखा आपने। अनरियल कंडीशन में आपने पास्ट को देखा। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। ओके।